नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अविनाश चतुर्वेदी में। मैं आज संघीय न्यायपालिका अर्थात माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को डिस्कस करूंगा। हम लोग इसके प्रथम खंड में यह देखे थे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग कॉलेजियम प्रणाली को डिस्कस करेंगे। कॉलेजियम प्रणाली है क्या, संविधान में क्या उपबंध है इसके संबंध में, ये कैसे अस्तित्व में आया और वर्तमान स्थिति क्या है। कॉलेजियम प्रणाली को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब जहां तक हम एक बार पुनः संवैधानिक प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे, 124 अनुच्छेद 124 के खंड 2 में माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिससे परामर्श करना वह आवश्यक समझे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करेगा। 124 खंड 2 के परंतु कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से इतर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श अवश्य करेगा, सदैव करेगा। तो ये दो प्रावधान हैं जो स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इसमें कॉलेजियम की कहीं कोई बात नहीं की गई थी और इसको पढ़ने से लगता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति के संबंध में सख्त है, सर्वशक्तिमान है और वो जिससे परामर्श करना चाहे उससे परामर्श करेगा। और ऐसा भी नहीं लग रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी राय को ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, विभिन्न केसेज आए जो जजेस केस के नाम से जाए जाते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस, उनके द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया को विनिश्चित किया गया, पूरी तरह से सुनिश्चित कर दिया गया। तो इन्हीं सब चीजों से निकल के आई कोलिजियम सिस्टम। इसमें मैं केटी साहब का एक जो स्टेटमेंट था, संविधान सभा में डिस्कशन चल रहा था 24 मई 1949 को केटी साहब ने कहा था संविधान सभा में कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को राजनीतिक प्रभाव से पृथक रखना चाहिए। वो कई नियुक्तियों का कर रहे हैं, लेकिन मैंने केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ही बात की और जजपाल और राजदूतों की नियुक्ति के संबंध में भी उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की थी। लेकिन अगर माननीय उच्चतम न्यायालय की निष्पक्षता को बरकरार रखना है तो राजनीतिक प्रभाव से ऐसी नियुक्तियों को पृथक रखना होगा। अब बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी केशवानंद भारती में मामले में स्थापित प्रतिपादित की गई। भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत के संविधान का एक आधारभूत ढांचा है। तो कुल मिलाकर अब यही जो चीजें थी इनको लेके ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने जजेस केसों में इंटरप्रिटेशन जो किया उसके द्वारा कॉलेजियम का जन्म हुआ। कॉलेजियम का मतलब क्या है? कॉलेजियम का मतलब होता है सदस्यों का समूह। कॉलेजियम का मतलब होता है सदस्यों का समूह। वस्तुतः माननीय उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को मिला के एक मंडल बनाया गया, एक समूह बनाया गया जो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। इसी को कॉलेजियम कहते हैं। संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति इसी कॉलेजियम के जरिए होती है। तो अब ये कि इस कॉलेजियम के सदस्य कौन होंगे? इस कॉलेजियम के सदस्य माननीय उच्चतम न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं वो होंगे और राज्य का जो कॉलेजियम होगा, उच्च न्यायालय का जो कॉलेजियम होगा, वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो उसके जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनसे मिलकर बनेगा। कॉलेजियम प्रणाली आई अस्तित्व में सेकेंड जजेस केस में। फर्स्ट जजेस केस में तो कहा गया था कि कार्यपालिका की प्रधानता होगी। मैं इन केसेज को, चार जो केसेज हैं इनको मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले आज मैं कॉलेजियम को ही देख लेते हैं। कॉलेजियम में ये था, सेकंड जजेस केस था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ।
1993 में ये केस आया। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम की अवधारणा को प्रस्तुत किया, कॉलेजियम की धारणा को प्रतिपादित किया। इसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कॉलेजियम की सिफारिश को मानेगा। कॉलेजियम की जो सिफारिश होगी उससे वो उसी को मानकर वो नियुक्ति करेगा, उससे वो बाध्य होगा। तो इस मामले में ही सर्वप्रथम कॉलेजियम का सिद्धांत कॉलेजियम को स्थापित किया गया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनाम भारत संघ 1993 का केस है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कॉलेजियम को पहली बार कॉलेजियम स्थापित किया। बाद में जो प्रेसिडेंस का रेफरेंशियल केस था वो 99 में, उसमें उसकी अवधारणा को बड़ी व्यापक रूप से डिस्कस किया गया। जब मैं इस केस को डिस्कस करूंगा तो मैं उसमें एक एक चीज को स्पष्ट करूंगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रतिपादित किया। इस प्रकार कॉलेजियम अस्तित्व में आया। माननीय उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को मिलाकर कॉलेजियम का गठन किया जाता है। यह कॉलेजियम जो है उच्च न्यायालय से अगर कोई नाम भेजे जाते हैं तो उच्च न्यायालय उस पर विचार करता है, और वो जब एक बार अनुमोदित कर देता है कोई नाम उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, तो वो भेजा जाता है सरकार को। और सरकार की जो भूमिका वो सीमित होती है। सरकार की भूमिका केवल वो उसकी आईबी जांच तक, इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो जांच होती है वहां तक सीमित होती है। एक और सरकार के पास विकल्प है कि वो चाहे तो एक बार उसको लौटा सकती है ये टिप्पणी करते हुए, और ये भी कॉलेजियम से ये भी पूछ सकती है, प्रश्न पूछ सकती है कि किन आधारों पे उस नाम का सुझाव दिया गया है। लेकिन अगर कॉलेजियम दोबारा उस नाम को अगर अनुमोदित कर देती है, दोबारा भेजती है, तो सरकार बाध्य होगी, राष्ट्रपति बाध्य होंगे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए। तो कॉलेजियम सदस्यों का समूह है जिसमें न्यायाधीश होते हैं। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इनकी सिफारिश पर माननीय उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और न्यायाधीशों का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण भी कॉलेजियम की सिफारिश पर ही की जाती है। सरकार एक बार के पास केवल इतना ही अधिकार है कि वो कॉलेजियम को एक बार लौटा सकती है नामों को पुनर्विचार के लिए, लेकिन एक बार फिर पुनः अगर उसको बिना किसी संशोधन के अगर कॉलेजियम राष्ट्रपति को सिफारिश करती है तो राष्ट्रपति उस सिफारिश से बाध्य होंगे। तो ये है कॉलेजियम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉलेजियम का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस पे आप लोगों को कोई टिप्पणी करनी हो या कोई चीज़ शेयर करना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे जो ये चैनल है वो पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा।